हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। तो गाइस आज है तारीख 29 सितंबर और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स। आज की तारीख के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और ये सारे करंट अफेयर्स जो है सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए लेक्चर की तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करना, वो एक चैनल पे जाकर खुल जाएगा। उस चैनल का नाम है दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वहाँ पे आपको डेली जो है पीडीएफ मिल जाती है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डे टू डे आती रहे। चलो फिर डेली करंट अफेयर शो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ देखेंगे क्या बोली जा रही है इसमें। जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेशन करा, किस चीज़ का उद्घाटन किया, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल जो है ये होने वाला है, तो इसका उद्घाटन कर दिया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने। कौन है? श्री अमित शाह जी। ठीक है, अब जो ये फेस्टिवल है इसका क्या थीम है अब की बार का, जो 2020 का में ये जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, वो उसका थीम, उसका विषय क्या है, आपसे एक तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, क्योंकि आपसे कल इस वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, कल कल पूछूंगा सारे एमसीक्यू जो हैं। फिर जो ये फेस्टिवल है इसका विषय क्या है आपकी बार, एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। मतलब कि अभी आप देखोगे क्या बोला जा रहा है इस पूरे के फेस्टिवल को लेकर, कि जो हमारा टूरिज्म है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रमोट करा जाएगा। जो ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल है, इसका एम क्या है, इसका पर्पस है कि जो अलग अलग कल्चर्स हैं, सारी कंट्री हैं, मतलब कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना एक दूसरे हमारे कल्चर्स में। मीन्स क्या है कि मान लो टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कोई चीज़ हमने खोल दी, टूरिस्ट के लिए प्लेस खुल गई, तो क्या होगा, इसमें अलग अलग कल्चर्स के लोग आएंगे और सब एक साथ मिलेंगे, तो क्या होगा, सब में यूनिटी क्रिएट होगी। तो ये मतलब यही इसका मकसद है कि इसका एम है इंट्रोड्यूस करना कि जितने भी सारे अलग अलग कल्चर्स है कंट्री के, हर जो है वो सब एक साथ आएँ, एक साथ मिलकर जो है सेलिब्रेट करें। और एक साथ मिलकर सेलिब्रेट नहीं कह सकते, एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, इन सब के बीच में जो है यूनिटी क्रिएट होगी। तो फिर इसको देखते हुए हमारा जो ये फेस्टिवल है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 ये मनाया जा रहा है। तो अब याद रखना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपसे जो इस पूरे आर्टिकल से एक क्वेश्चन बन सकता है वो है इंपॉर्टेंट, कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का विषय क्या है, थीम क्या है उसका। तो थीम इसका है एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। ओके, चलो फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आपको? एक बार और बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। क्या है ये फेस्टिवल? देखो, टूरिस्ट को ओपन करना इस तरीके से जैसे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है या फिर और भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक साथ आ सकें, एक साथ मिलकर जो है फैमिलियर हो सकें एक दूसरे से। अगर कोई प्लेस खुला है, कोई टूरिस्ट प्लेस खुला हुआ है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा आते हैं तो उनके बीच में एक यूनिटी क्रिएट हो सके। दैट इज़ वाई हम लोग इस फेस्टिवल को बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया डेनमार्क ने साइन करा है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस चीज़ को लेकर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन को लेकर। किसने साइन किया है? इंडिया और डेनमार्क ने। तो इसके बारे में याद रखना। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो मेमोरेंडम साइन करा गया डेनमार्क के साथ। ठीक है, अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, चलो फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एक कैटेगरी होती है प्रॉपर्टी की दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। यानी कि जो ये ह्यूमन है, मानव है, इसके जो बुद्धिमानी है उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बोला जा रहा है। वो क्या क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा कॉपीराइट्स हो गया। ठीक है, ये भी हमारा ही तरीका है जो कि कॉपीराइट का हम सिस्टम लेकर आए। ठीक है, ये हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धिमानी है जो कि हम कॉपीराइट के सिस्टम लेकर आए। फिर पेटेंट्स आ गया, ट्रेडमार्क्स आ गया, ट्रेड सीक्रेट्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, तो इसके बीच में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को लेकर साइन करा गया है इंडिया और डेनमार्क के बीच में। क्या होगा इसको, अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसका मकसद क्या है, इसका एम है कि ये जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। इंडिया और डेनमार्क के बीच में इस चीज़ को लेकर और बढ़ जाए। जो नॉलेज है, जैसे कि मान लो कॉपीराइट की नॉलेज हो गई या फिर ट्रेडमार्क्स की हो गई, तो ये नॉलेज जो है एक दूसरी ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया और डेनमार्क, ये दोनों मिलकर एक दूसरे से और ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे से और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, चीज़ें ज़्यादातर शेयर हों और ज़्यादातर अवेयरनेस फैले। दैट इज़ वाई जो है हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेनमार्क के साथ साइन किया है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डेनमार्क की कैपिटल कहाँ पर है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है, नाम पूछा जा सकता है, कोपेनहेगन है। करेंसी कौन सी इस्तेमाल करी जाती है वहाँ पे, डेनिश क्रोन करेंसी इस्तेमाल करी जाती है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IRDAI ने आइडेंटिफाई किया जो LIC है, GIC है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, DSII। मैं आपको बताऊंगा ये पूरा का पूरा डिटेल। पहली बार IRDAI क्या है, IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता होगा हम लोग जीवन बीमा कराते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि LIC हो गया, तो हम जीवन बीमा वगैरह कराते हैं। तो ये जो LIC हो गया, ये छोटी छोटी जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इन सब कंपनीज को देखने के लिए, इन सब कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी ये बनी हुई है बॉडी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या काम है इसका, जो छोटी मोटी कंपनीज हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, उनको रेगुलेट करना। अब इसने क्या करा है, IRDAI ने आइडेंटिफाई किया कि जो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो कंपनीज हैं इनको ये DSII का यहाँ पे इसकी थ्रू आइडेंटिफाई करा गया है। समझ लो DSII का दर्जा दे दिया है। अब ये DSII क्या होता है आपको बताऊं मैं, कि जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, ठीक है, DSSI की फुल फॉर्म क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। तो जो DSII है ये क्या है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि हमने इसके थ्रू इसे, मतलब आप कह सकते हो इस चीज़ का दर्जा दे दिया है हमने छोटी कंपनीज को, जैसे कि LIC हो गया, GIC हो गया। तो फिर कहने का मतलब यह है यहाँ पर, ये जो कंपनीज हैं LIC कंपनीज कहने को छोटी हैं, लेकिन आज के टाइम पे बहुत बड़ी कंपनीज हैं। ये LIC बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो फिर अगर ये लॉस में जाती है तो इंडिया को, कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इन LIC कंपनी हो गई, GIC कंपनी हो गई, इसको DSII का दर्जा दे दिया कि इन दोनों कंपनीज को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, जितना सपोर्ट चाहिए होगा सरकार इन कंपनीज को सपोर्ट करने को तैयार है, सपोर्ट करेगी, क्योंकि अगर ये कंपनी डूबी तो इंडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि IRDAI के चेयरमैन कौन है। सिंपल सा है, सुभाष सी खुंतिया यहाँ पे इनके जो है चेयरमैन है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़े, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पढ़ें तो क्या बोलता है कि जो लेबनन है, लेबनन जगह एक, उसके प्राइम मिनिस्टर ने जो है रिज़ाइन कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, मुस्तफ़ा आदिब। इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है। क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये फेल हो चुके थे एक नई कैबिनेट बनाने के लिए। यही सारी चीज़ें बताई गई इसके अंदर, तो इसके थ्रू जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है लेबनन की कैपिटल, लेबनन की कैपिटल क्या है, वो है बेरूत, जहाँ पर अभी एक्सप्लोजन वगैरह भी खूब देखा गया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है लेबनन में कौन सी करेंसी इस्तेमाल करी जाती है, वो है लेबनीज पाउंड। ओके, अब यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया, और इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर है हमारा लेबनन, छोटा सा रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा, तो यह है हमारा लेबनन, ठीक है। तो अभी लेबनन के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है, इसको याद रखना। आप कोई राज्य जो न्यूज़ में है उसको डिस्कस करेंगे, स्टेट इन न्यूज़। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या करा है, $300 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया राजस्थान के लिए। राजस्थान ने 300 मिलियन डॉलर का जो है क्या करा है, लोन लिया है ADB से। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे हमारा आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक है ना, वैसे ही हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। तो ये भी काफ़ी उच्च बैंक होता है पूरे दुनिया के। तो इसने $300 मिलियन दे दिया है किसे, इसका जो लोन है अप्रूव कर दिया है राजस्थान के लिए। अब राजस्थान क्यों क्यों ले रहा है इतना लोन, क्योंकि राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी सर्विसेज को अच्छी करने के लिए जो है राजस्थान ये सारा लोन ले रहा है। राजस्थान ये सारा पैसा जो है अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाने वाला है, ठीक है। ये सारी बातें इसके अंदर बोली गई। उसके बाद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बता दो भाई कौन है, वो है अशोक गहलोत जी। और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा यहाँ पे गवर्नर हैं राजस्थान के। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है, NCAER, NCAR ने अंदाज़ा लगाया कि जो इंडिया की GDP है फिस्कल ईयर 2021 की बात हो रही है, वो -12.6 होने वाली है, ठीक है। तो NCER क्या है, NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये रिसर्च के द्वारा बताया गया कि जो इंडिया की GDP 2020-21 की आने वाली है वो और ज़्यादा गिरने वाली है, -12.6। ओके, तो बोला जा रहा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर, और फिर जो बताया गया 2021-22 की GDP है वो ग्रो होगी 7% से, ठीक है, ग्रो होगी 7% से, लेकिन 2020 और 21 की जो है वो है 12.6 की -12.6 से गिर रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना
जीडीपी क्या होती है आपको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री के अंदर, मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्शन और सर्विसेज का टोटल काउंट हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी। ओके, अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, NCAER के यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपसे, तो वो है न्यू दिल्ली में। और ये जो है फाउंड कब करा गया था NCAER, वो करा गया था 1956 में। चलो फिर उसके बाद आते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़ के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, याद रखना 28 सितंबर को डे मनाया जाता है एक, वर्ल्ड रेबीज डे। रेबीज कैसे होता है आपको पता है कि इसके जानवर के थ्रू होता है, जैसे कि डॉग्स वगैरह के थ्रू रेबीज हो जाता है। तो ये जो रेबी है ये हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि भाई रेबी से बचने के लिए एक स्टेप उठाओ, और रेबी से जो ये रेबीज़ है इसके लिए वैक्सीन बनाई जाए। और देखो ये जो थीम है अब की बार विषय है रेबी डे का, वो क्या है, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन, यानी कि रेबीज का एंड करो, जो रेबीज बीमारी है, डिजीज़ है, इसको ख़त्म करो और वैक्सीन के साथ कोलैबोरेट करो, यानी वैक्सीन बनाओ, रेबीज ख़त्म करो, अब की बार का विषय है। तो ये जो रेबीज़ है इसका जो है ये सेलिब्रेट करा जाता है डे, क्यों, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि भाई रेबीज़ भी एक बीमारी है, इससे बच के रहा जाए, ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और उसके बाद आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल एलियंस फॉर रेबीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, वो है हमारे लुइस नेल। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल फाउंडर कौन है, फाउंड कब करा गया था, 2007 में। फिर पूरे की पूरी ग्लोबल अलायंस पूछी गई है, जो रेबीज कंट्रोल हेडक्वार्टर, यानी कि क्या बात करी जा रही है, जो रेबीज को कंट्रोल करने के लिए एक हेडक्वार्टर बनाया गया है, ठीक है, हेडक्वार्टर बनाया गया जिसके डायरेक्टर कौन है, लुइस नेल। और फाउंड कब करा गया था वो हेडक्वार्टर, 2007 में। उसके बाद जो ये हेडक्वार्टर है इस कहाँ पर है, वो है मैनहट्टन, कन्सास, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखना। इसी के साथ हमने आज का लेक्चर खत्म कर लिया और देख लिया हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।